सब जी। चीजें हैं। कुछ आप समाज के लिए पहले करके तो दिखाओ। तुमने पैसा कमा, तुम बीजेपी में हो, तुमने बहुत पैसा कमा लिया, ठीक है, तुम ठीक है उसके छोटे पदाधिकारी रहे, तुमने पैसा कमा लिया किसी दाएं बाएं से, समाज के लिए काम तो करके दिखाओ। समाज में क्या कहते हैं, समाज के कोई फंक्शन होते हैं, समाज की कोई इस तरह की जो संघर्ष की बातें चलती हैं, उसमें पैसा तो आप लगाओ। आप बीजेपी से कमा रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बीजेपी से कमा रहे हो, हम तुम्हारा तब समर्थन करेंगे कि भैया इसको आदमी को वोट तब दो जब तुम इसको समाज के लिए कुछ करते हुए दिखो। तो सर बातें बहुत सी हैं जो आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में लोग नहीं बोलते, उन्हें लगता है कि साहब हमें तो बीजेपी ने रोटी भी दी, बीजेपी, हाँ हमारे लोग पता नहीं कोई 2-4 वोट 10 वोट देते होंगे कि नहीं देते होंगे, बाकी तो हम इन्हीं के सहारे बन रहे। और बीजेपी भी उन पदों पर लड़ाती है जो रिजर्व कैटेगरी की है। संविधान बचाओ संघर्ष समिति को ये घोषणा कर देनी चाहिए, बीजेपी गैर दलित सीटों पर अगर किसी एससी को खड़ा करती है हम वहां पर समर्थन करेंगे। कहा? गैर दलित सीटों पर जो रिजर्व नहीं है। कांग्रेस पार्टी गैर दलित सीटों पर अगर करती है किसी दलित को खड़ा, अनरिजर्व सीटों पर अगर करती है हम समर्थन करेंगे। इस तरह की घोषणा होनी चाहिए। 85% तो हम ही लोग हैं ना। हाँ सही बात, हर जगह तो हमारा बहुमत है, हमारा आदमी खड़ा होना चाहिए। कैसे 90% पार्लियामेंट में वो पहुंच जाते हैं, कैसे वो 90% जो है उसमें पहुंच जाते हैं, प्रशासन में पहुंच जाते हैं, कैसे वो 90% जो है जुडिशरी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे लोगों के मुंह में जबान नहीं है। और जबान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा कोई सामाजिक संगठन उनको बैकिंग करने के लिए नहीं। अगर हमारा न्यायिक नियुक्ति आयोग नहीं बना है तो इसलिए नहीं बना है क्योंकि हमारा एडवोकेट वहां ही नहीं। संविधान बचाओ संघर्ष समिति जो आप बता रहे हैं कि हमारे पास इतनी ह्यूमन पावर है, हमने इतने स्टेट्स में बना लिया, हम लोगों से मिलते रहते हैं। अरे उसमें से कितने लोग ट्रस्टीज हैं आपके संविधान बचाओ समिति में? ट्रस्टीज का मतलब ये होता है कि उन्होंने संविधान बचाओ संघर्ष समिति के लिए 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया निकाल के रखा है कि इसका जो ब्याज आएगा वो हम संविधान बचाओ संघर्ष समिति को देंगे। हमने फिक्स कर दिया है 20 लाख रुपया जो है संविधान बचाओ संघर्ष समिति के लिए। संघर्ष समिति इस पैसे का को खर्च नहीं कर सकती है, लेकिन इसके ब्याज का पूरा उपयोग कर सकती है। इसी को कहते हैं कॉपरनिकस फंड, कि हमने संघर्ष समिति के नाम से 20 लाख रुपया फिक्स कर रखा है, हम ट्रस्टी हैं संविधान बचाओ संघर्ष समिति के। इसका जो ब्याज आएगा वो संघर्ष समिति खर्च करेगी, मूलधन हमेशा बना रहेगा, वो ट्रस्टी कहलाएंगे। संविधान बचाओ संघर्ष समिति की जो बैठकें होंगे उसमें विशेष रूप से सम्मानित ट्रस्टी कहलाएंगे। उनको अलग से कुर्सी मिलेगी बड़ी सी, उनको अलग से फूल माला चढ़ाई जाएगी, वो माल्यार्पण करेंगे या दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि उनके ब्याज से जो है हमारे जो है क्या कहते हैं संगठन को प्रतिवर्ष या प्रतिमाह 1 लाख रुपया मिल जाता है सिर्फ ब्याज से। या उनकी कोई इंडस्ट्री चल रही है, उन इंडस्ट्री का जो है हम जो है 5% या 2% जो है हम जो है संघर्ष संविधान बचाओ संघर्ष समिति को देंगे, या हम अपने लाभांश का जो है इतना देंगे जी। अगर इस तरह के संकल्प वाले लोग होंगे और उनको हम अपने संगठन में सम्मानित करेंगे तब काम होगा सर। तो आप अपने एडवोकेट भी बना पाएंगे, आप अपने पार्लियामेंट में जो कुछ लोग हो सकते हैं ईमानदार हों, कर्मठ हों, जीप वाले हों, लेकिन इलेक्शन लड़ने का पैसा ही ना हो। पार्टी से टिकट तो मिल जा रहा है लेकिन पार्टी कह रहे अपना पैसा हो तो हम कर देंगे, आपको टिकट दे देंगे। अब वो कहें पैसा तो नहीं है साहब। अब हमारे संविधान बचाओ संघर्ष समिति का है या किसी अन्य जो है वेलफेयर ग्रुप का रहा है, उसने किया, आपको लगता है हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसको लगता है कि नहीं इस क्षेत्र से इस आदमी को करना चाहिए,
तो उसको फीडिंग कर सके। आरएसएस क्या करती है? आप अभी आरएसएस के पास चले जाओ, को हमें एक राजनीतिक पार्टी बनानी है, आप हमें फंडिंग कर दीजिए, आरएसएस आपको फंडिंग करा देगी, क्योंकि उसे मालूम है कि दलितों में जितनी पार्टियां बन जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आपस में वोट काटेंगे, तुरंत सही आपको बात। फंडिंग कर देगी। तो ये चीजें, वो लोग हमें तोड़ने के लिए फंडिंग कर सकते हैं, हम खुद को जोड़ने के लिए फंडिंग नहीं कर सकते क्या? तो चीजें देखो, तो अगर सब को मैं नहीं जानता, मैंने आपकी शक्ल नहीं देखी, हमने आपको कहीं मुलाकात हुई कि नहीं हुई मुझे पता नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह से उत्सुकतावश चीजें पूछी, मैंने पूरी रणनीति आपको बता दी। मैं ये भी नहीं जानता आप किस जात बिरादरी से हैं, मैं ये भी नहीं जानता कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हमने व्यक्तिगत परिचय में भी बहुत सी चीजें छोड़ दी, लेकिन हमारे जी, पास मैं पूरा, बिहार से हूँ और मैं एसी क्लास से चमार जाति का था। हाँ, मेरे पास अपने समाज को उठाने का पूरा खाका है। ये तो जो आपसे चर्चा की, बड़ी संक्षिप्त चर्चा की, हमारा तो मिशन चल रहा है आर्थिक समानता का मिशन, इकोनॉमिकल इक्वलिटी जो बाबा साहब का मिशन था, जिसके लिए वो रोए चिल्लाए कि साहब मैं एक ही काम करके जा रहा हूँ, बाकी दो काम तुम लोगों पर छोड़े जा रहा हूँ, और अगर इसको आगे न बढ़ा पाना तो पीछे मत जाना। आज तो एक वोट का अधिकार छिन रहा है, जिसकी चर्चा आपने भी की जी, कि वो वन वोट वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो वन वोट वन इलेक्शन की बात में हमारी संविधान बचाओ संघर्ष समिति इस बात को डिसाइड करे कि साहब चुनाव आयोग पर इतने प्रश्न उठ रहे हैं, ऐसी दशा में वन वोट वन इलेक्शन पर कैसे बात की जा सकती है? पहला प्रश्न तो ये उठ के आना चाहिए। नहीं, ये गवर्नमेंट जो है, भारत गवर्नमेंट जो है, ये क्यों नहीं कर रही है कि वन एजुकेशन वन नेशन की बात क्यों नहीं कर रही है? वो संघर्ष बचाओ समिति का पार्ट नहीं है सर, वो कोई एजुकेशन संस्था होगी, उससे हम बात करेंगे साहब, वो आपका पार्ट नहीं है। आप संविधान की बात करेंगे तब तो अच्छा लगेगा, एजुकेशन की बात छोड़ दीजिए, एजुकेशन की बात छोड़ दीजिए, आप संविधान पर बात कीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन, जी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात आप कीजिए, और वन नेशन इलेक्शन में इस बात की गारंटी कौन लेगा? जो है क्या कहते हैं, जब संविधान उस पर इतने प्रश्न चिन्ह लगे हैं चुनाव आयोग पर, अभी तो हमारे पास संभलने का समय है कि हम कहीं पर एक जगह हार जाए तो दूसरी जगह अलर्ट हो जाते हैं, हम भी परिपक्व होते जाते हैं चुनाव आयोग की जो छल कपट से हम अपने आप को बचाते जा रहे हैं। लेकिन तब क्या होगा वन नेशन वन इलेक्शन में? सर आप अपना परिचय जो है, हम तो बता दिए कि मैं एसी क्लास से हूँ और मैं चमार जाति से बिलोंग करता हूँ। हाँ, आप सर से आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप भी अपना बता देते तो मेरा जैसा अच्छा रहता। सर मेरे नाम में मित्रा लगा है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, पहली चीज तो ठीक। और जहाँ तक शुद्धता की बात है तो मैं भी हरदोई डिस्ट्रिक्ट का चमार हूँ, उत्तर प्रदेश से। हरदोई? हाँ, हरदोई डिस्ट्रिक्ट यूपी। हरदोई तो भाई बहुत बहादुर इलाके हैं। हाँ वहाँ भाई तो कश्यप जी, वहाँ तो कश्यप की ये धरती रही है भाई हम तो पुराने हरिद्रोही हैं। उसी को आज अपभ्रंश भाषा में हरदोई बोलने लगा। हाँ, हम तो पुराने हरिद्रोही हैं। अच्छा सर, एक बात मैं बोलूँ, हरद्रोही का मामला आता है जो, तो हमारे हिरण्यकशिपु हमारे जो वंशज है वो हरि का द्रोही थे। लेकिन ये जो देश में एक धर्म के नाम से चलाया जा रहा, मैं उसको घोर विरोध करता रहा हूँ। और रविदसिया धर्म का जो स्थापना करके ये निरंजन दास महाराज घूम रहे, सुखदेव बागमारे घूम रहे हैं, और ये उनका लोगो बना हुआ हरि। तो हरि का लोगो बना करके झंडा पर प्रतीक चिन्ह बनाया वो लोग, तो हरि का अर्थ तो विष्णु होता है। तो ये लोग विष्णु का प्रचार में लगा हुआ है कि रविदसिया धर्म का स्थापना कर रहा है। इसलिए लगता है हमें संदेह के दायरे में हम लाते हैं इनको, और शक के दायरे में कि कहीं ना कहीं ये भागवत मोहन से मिल करके
और हमारा समाज जो है बौद्धिक की ओर जा रहा है या अम्बेडकरवाद की ओर जा रहा है, इसके रोकने के लिए मोहन भागवत ने निरंजन महाराज और सुखदेव को खड़ा किया है कि तुम रविदासिया धर्म की ओर अपने समाज को मोड़ने का काम करो। क्योंकि मैं उस संगठन से बड़ा निकट से जुड़ा हूँ, जी इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जी उनकी क्या कहते हैं, आस्था पर संदेह ना करें। ठीक है, जी। योग्यता पर संदेह कर सकते हैं। इन्हें मेरा कहना है कि हर ही लोगों क्यों बना दिया उन लोगों ने। नहीं, फिर मुझे कहने दें। उनकी आस्था पर संदेह ना करें, उनकी योग्यता पर संदेह कर लें। जैसे हमारे अभी ये जिनका दिनेश जी का मैंने उल्लेख किया, अधिवक्ता महोदय का, उनकी जो है पढ़ाई लिखाई पर संदेह नहीं किया जा सकता। वो बहुत पढ़े हैं, उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी, नो डाउट, लेकिन उनकी जो विश्लेषण क्षमता है, एनालिसिस पावर है, वो संदेह के दायरे में है। वो तो सही कहा आपने। ठीक इसी तरह से जो रविदासिया समाज के लोग हैं, उनकी आस्था पर संदेह मत कीजिए। तो वो आस्था उनकी ठीक है, आस्था में कोई दोष नहीं। दोष जो है वो कहीं और है। जी। एक्चुअली एक आज से करीब 100 साल पहले एक कोई गुरु हुए, एक गुरु हुए 100 साल पहले, उनके 2 शिष्य थे। ठीक, तो अब ये क्या हुआ, जिस समय बाबू मंगू राम जी पंजाब में आंदोलन चला रहे थे, जी जान रहा हूँ मंगू राम जी, उन्होंने बाबा साहब को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया। इस बात के लिए अधिवक्ता नियुक्त किया कि साहब, उनका जो आदि धर्म है, जिसे वो आदि धर्म कहते हैं, उन्हें जो अपने आप को गुरु ग्रंथ साहब से अलग करना है, सिखों से अलग करना है, उनको अलग धर्म की मान्यता दिला दो। जी। उनका ये था। बाबा साहब ने अंग्रेज का जो उस समय काउंसिल आई, धर्म काउंसिल, जिसको ये डिसाइड करना था कमीशन को कि भारत में कितने धर्म हैं, उनको मान्यता दी, 35 के आसपास की बात है। उसमें उन्होंने दलील रखी, तो उन्होंने अपना क्राइटेरिया बना रखा था। एक झंडा होना चाहिए, आपकी पुस्तक होना चाहिए, आपका पैगंबर होना चाहिए, आदि आदि बातें थी। बाबू मंगूराम ये बाबा साहब को पुटअप नहीं कर सके कि तुम्हारा धर्म चिन्ह क्या है, तुम्हारा पुस्तक क्या है, पैगंबर कौन है। तो जल्दबाजी में पैगंबर मान लिया गया स्वामी, वो क्या कहते हैं, संत रविदास को, जल्दबाजी में। जी जी। ठीक, और इसके बाद जो है पुस्तक के नाम पर कुछ था ही नहीं। तो उठा के जो उन्होंने क्या कहते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब को उठा के ले आए और वो दिखा दिया कि ये देखो 40 वाणियां लिखी हैं। तो अंग्रेजों ने इसको माना नहीं, कही देखो ये तो गुरु ग्रंथ साहब है, उनका ग्रंथ है, इसमें आप दिखा जरूर रहे हो और ये आपका है, हम भाई इसको मानेंगे नहीं, अपना ग्रंथ अलग कीजिए और हमको बताइए, हम आपको 20 साल का समय देते हैं। 20 साल का समय दिया गया, ऐसा मुझे बताया गया, लिखित दस्तावेज नहीं है, ये यही लोग हमको बताते हैं। तो उन्होंने दिया समय, बात आई और गई हो गई। फिर देश आजाद हो गया, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये लोग अपने ग्रंथ पे काम करते रहे, इन्होंने अपने आप को आदिवंशी लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, बाबा साहब ने क्या किया, जो चिरपरिचित मान्य धर्म थे, क्योंकि वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, कोई व्यक्तिगत पर्सन तो थे नहीं। जो अंग्रेजों ने जिन धर्मों को मान्यता दी थी, उन्हीं को जो है संविधान में कंसिडर कर सकते थे, बाकी सबको थोड़ी ना। तो उन्होंने सिर्फ 3 धर्मों का ही उल्लेख किया था, बाकी कोई धर्म माना ही नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 उठा के देखोगे तो केवल बौद्ध धर्म, जैन धर्म और क्या कहते हैं, सिख धर्म का उल्लेख है जी धर्म के रूप में, और उनको हिंदू पर्सन कहा गया। हिंदू पर्सन के रूप में कहीं पर जो है ब्राह्मण धर्म नहीं है, कहीं आर्य समाज नहीं है,
कहीं शैशव पंथ नहीं है, कहीं वैष्णव पंथ नहीं है धर्म के रूप में, जबकि हावी यही लोग हैं। हिंदू पर्सन में सिर्फ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म सम्मिलित है। हिंदू, उनको हिंदू पर्सन कह सकते हैं। जिन्होंने हिंदू शब्द पर कब्जा कर रखा है वो तो हिंदू है ही नहीं भारत के संविधान के अनुसार। बाकी लोगों को जो है अल्पसंख्यक में डाल दिया गया। अब जो है, अब चूंकि यहाँ पर भी बुद्धि देने वाले तो ब्राह्मण भिक्षु ही हैं। वो कहते ना हम हिंदू नहीं, हम तो बौद्ध हैं। तुम्हारे लोग सुप्रीम कोर्ट में थे नहीं, संविधान पढ़ना आता नहीं था, और डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अंग्रेजी किसी को समझ में नहीं आती थी। ड्राफ्टिंग का जो लेवल था वो अंग्रेजों का था। तमाम ऐसे केसेस में आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को विदेश से डिक्शनरी मंगानी पड़ी, तब वो केस का जो डिसीजन कर पाए। तमाम ऐसे केसेस हैं। आज भी लोग कंफ्यूज होते हैं, अंग्रेजी समझ में नहीं आती, बाबा साहब लिख के आ गए तो वो मालूम पड़ा। इसीलिए बाबा साहब ने उसमें लिख दिया, जब भी कोई संविधान पर विवाद होगा तो 1935 के संविधान से जो है उसको कंसीडर किया जाएगा। अब 1935 का संविधान पढ़ो जो अंग्रेजों के जमाने था, और वहीं पार्लियामेंट, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में डिसाइड होगा अगर कोई डाउट्स होते हैं अंग्रेजों के, क्योंकि भैया भाई अपनी भाषा के विद्वान है, आप लोग नहीं हो। क्योंकि बाबा साहब ने ऐसे गूढ़ शब्द डाल रखे हैं इसमें, क्या कहते हैं, स्लंग वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में, जो यहाँ के हिंदी भाषियों को और सामान्य जो है जुडिशरी के व्यक्तियों को तो समझ में ही नहीं आएंगे। हो यही रहा है पूरा। तो कहने का आशय सर यही है, अगर बात को हम लोग लंबी चर्चा कर चुके हैं, बात के निष्कर्ष की तरफ बढ़े, तो पार्लियामेंट में ये जो संघर्ष बचाओ समिति है, तो संघर्ष को समिति को ये सोचना पड़ेगा संविधान की हत्या कौन कौन कर सकता है। तो जहां संविधान की हत्या हो सकती है वहां अपने लोग खड़े कर दो, वो संघर्ष, संविधान बचाओ संघर्ष समिति का काम हो गया। तो संविधान की हत्या कहाँ हो सकती है? संविधान की हत्या हो सकती है जुडिशरी में, क्योंकि जज समाज का व्यक्ति होता है। तो संविधान की हत्या की संभावना है जुडिशरी के अंदर। अपने एडवोकेट खड़ो करो, अपने समाज के एडवोकेट वहां तैयार करो, वो संविधान को बचा लेंगे। पार्लियामेंट में आप जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली में हूँ। अच्छा। दूसरा जो है, क्या कहते हैं, संविधान की हत्या हो सकती है पार्लियामेंट में। तो जो कांग्रेस के टिकट लेके कांग्रेस से जाएगा, जो बीजेपी का टिकट लेके बीजेपी से जाएगा, बीजेपी वाले उसको जिताएंगे, तो उसके मुंह में जबान कहाँ से आएगी सर? संविधान बचाओ संघर्ष समिति, भाई रिजर्व सीट है, तो वहां पर बीजेपी से भी 80 का खड़ा होगा, कांग्रेस से भी 80 का खड़ा होगा। अगर आम जनता पर संघर्ष, संविधान बचाओ संघर्ष समिति की पकड़ है, तो वो सीधे कह सकती कि यहाँ पर हम जो है कांग्रेस के इस प्रत्याशी को इस वजह से समर्थन करेंगे। तो उसको भी लगेगा यार मुझे अपने समाज के लिए बात करनी है संसद में पहुंच के। अभी हमने पिछले चुनाव में एक कैंडिडेट को यहाँ से जिताने का काम किया है बिहार से। अच्छी बात है। वो कांग्रेस के प्रत्याशी। अच्छी बात है। और वो उनका नाम है मनोज कुमार। जी जी जी। वो जगजीवन बाबू के सीट जो थी वही से उनको जिताया गया। जी जी जी। सासाराम क्षेत्र है वो। और सर आप तो ऐसी भूमि से बिलोंग करते हैं जो क्या कहते हैं हमारे बौद्ध इतिहास की या ज्ञान की भूमि रही है? उसका तो एक अपना स्वर्णिम गाथा है ना? मगध को कोई भूल सकता है क्या? या मगध साम्राज्य को कोई भूल सकता है? जो साला जो है क्या कहते हैं, जब हम बात करते हैं भारत की, तो
क्या कहते हैं, आर्यावर्त उसकी बात करते हैं, तो वो तो आर्यावर्त तो हमारा अफगानिस्तान और वो कंधार तक, वो वहां तक लगता था। तो भारत में, और जहाँ पर हमारा प्रत्यक्ष राज्य नहीं था, वहां पर हमने धर्म धर्म के माध्यम से कब्जा कर रखा था। तो अगर बिहार के लोग कहीं ना कहीं अगर करेंगे, तो जो बुद्ध की धम्म तरंगे हैं, वो तो उनका साथ देंगी देंगी। करने की बात है, धम्म तरंगे समाप्त नहीं होती है सब, करने पर आएंगे। अब जैसे आपको यहाँ पर आजकल बड़ा एक बढ़िया काम चल रहा है, आप सब संविधान बचाओ संघर्ष समिति में कुछ जो है वो क्या कहते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस ग्रुप से भी हम जो जुड़े हुए हैं, है ना। तो ठीक है, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बढ़िया बात है। अब भाई मैं यूपी के हरदोई से बिलोंग करता हूँ, तो अब हम उन तथ्यों को आपको दे सकते हैं कि साहब जो है किस तरह से आप लड़े, कैसे लड़ने का तरीका बता सकते हैं। हम कलम के सिपाही हैं, डंडे के नहीं है साहब। जी जी, हमेशा आपसे बातें होती रहेंगी। अब आप जो है हमें एक मार्गदर्शन के रूप में आप काम करेंगे, और मैं पूरे संगठन को ये नंबर ये दे दूंगा कि हमारे वकील जो हैं, अधिवक्ता जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, कमलेश कुमार मित्रा जी हैं, और एक अच्छा मार्गदर्शन करते रहे हैं। वो हमेशा हम लोगों को, समाज को आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। और आज से ही मैं सारे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको नंबर दे दूंगा, और आपसे बातें करेंगे लोग, और जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो भी बात करेंगे लोग, और हमेशा आपसे बातें होती रहेंगी। आपका नंबर सेव हो गया है, मैंने कल ही कर लिया है। स्वागत। तो बहुत आभार व्यक्त करते हैं और लाख लाख स्वागत करते हैं आपको, कि आप हमारे समाज के एक मार्गदर्शन के रूप में हैं अभी, और दिल्ली में अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट का। कभी दिल्ली आते हैं तो आपसे बात भी करेंगे। आइए, स्वागत है हमारे गरीब खाने पर, आइए, जो हमारे पास होगा मिलेगा। जी जी, वैसे तो नेशनल दस्तक जो है गौतम रत्ना साहब बुलाते रहते हैं हमें। अच्छा। और क्या फिर अशोक दास एक है, हमारे पत्रकार हैं दलित दस्तक के, या फिर शंभू सिंह जो साहित्यकार हैं, उनसे भी जुड़े हुए हैं हम हमेशा। सभी लोग से जुड़े हुए हैं। और जो है सतनाम सिंह जो है हमारे साहित्यकार जो हैं, आप नाम जानते होंगे उनको। जी। सतनाम सिंह को जी। एक अच्छा लेखक है अपने समाज का। जी। देखिए देखिए सर, एक निवेदन करूंगा। साहित्य लेखन और विधि लेखन, जमीन पर संघर्ष और विधिक संघर्ष, इनमें बड़ा अंतर होता है।